हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दिवाली के त्यौहार की। एक लड़का जिसका नाम नीरज था। नीरज अपने एक दोस्त जिसका नाम दीपक था, उसको लेकर दिवाली के रात में दोनों बम पटाखे फोड़ने के लिए घर से बाहर निकले। नीरज एक शादीशुदा लड़का था और उसका फ्रेंड भी दीपक शादीशुदा था, लेकिन उन दोनों को बम पटाखे फोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक साथ दिवाली मनाते आए थे। नीरज के घर के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क था जिसके अंदर वो दोनों बम फोड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनसे मना किया और कहा कि यहाँ बम फोड़ने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर उन दोनों ने अपनी स्कूटी उठाई और उसके घर के काफ़ी दूर एक हाईवे पड़ता था। हाईवे के पास में एक बहुत ही घना जंगल सा था। वो दोनों बम फोड़ने के लिए वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें कोई भी मना करने वाला नहीं है और दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं है। हाईवे पर सिर्फ गाड़ियाँ ही चला करती थी। वो दोनों हाईवे के किनारे बम फोड़ने लगे। वो वहाँ जैसे ही बम फोड़ते, पेड़ों के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चिड़िया उड़ उड़ के जाती, तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आता था। फिर वो बम फोड़ते तो कुत्तों की आवाज़ आती, कुत्तों के भागने की आवाज़ आती, तो उससे भी बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आ रहा था। वो दोनों वहाँ बम फोड़ ही रहे थे कि अचानक ही उन दोनों की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि पूरे दुल्हन के लिबास में थी और उसने पूरे गहने पहन रखे थे और उसने अपने एक हाथ में दिया ले रखा था और दूसरे हाथ से उस दिए की लौ को सपोर्ट कर रही थी ताकि उसमें हवा ना लगे और वो दिया ना बुझे। लेकिन उन दोनों ने देखा कि उस हाईवे पर अभी तक उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ये लड़की अचानक कहाँ से आई? फिर वो दोनों देखते रहे और वो लड़की उस जंगल के अंदर सीधा उस दिए को लेकर चलती हुई चली गई। वो दोनों देख रहे थे कि दूर से वो लड़की तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो दिया जलता हुआ नज़र आ रहा था, उसकी लौ उन्हें दिख रही थी। फिर वो दोनों अपने बम फोड़ने में व्यस्त हो गए और उन्होंने उधर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन बीच बीच में जब भी वो उस लड़की की तरफ उधर देखते तो दिए के पास वो लड़की कभी तो खड़ी हुई नज़र आती, कभी वो बैठी हुई नज़र आती और वो दिया एक ज़मीन पर रखा हुआ था। फिर वो दोनों वहीं बम फोड़ते रहे, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ी थोड़ी शराब भी पी रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों नशे में भी थे। अब नीरज का दोस्त दीपक कहने लगा कि चलो नीरज, अब काफ़ी देर हो गई और मेरे तो बम ख़त्म हो गए, अब चलते हैं घर। रात के 2:30 बज रहे थे। नीरज ने भी कहा कि चलो चलते हैं। वो दोनों आए और अपनी अपनी स्कूटी पर बैठ गए। दोनों ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी कि अचानक ही वो लड़की जंगल की तरफ से निकलकर बाहर की तरफ आई और उसने नीरज की तरफ इशारा करते हुए कहा, ज़रा सुनिए, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये देख करके नीरज अपनी स्कूटी से उतरा और उसने दीपक से कहा कि चल देखते हैं क्या बात है। लेकिन दीपक अपनी स्कूटी से नहीं उतरा। उसने कहा कि अरे जल्दी आ जा, चलते हैं। अब नीरज उस लड़की के पीछे पीछे जंगल में जाने लगा और बाहर उसका दोस्त दीपक हाथ में बोतल ले करके वो थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगा। शराब पीते पीते दीपक ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और वो नीरज को आवाज़ लगाने लगा, अरे कहाँ रह गया, चलना नहीं है क्या? चल, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आ जाइए मेरे पीछे पीछे। ये कहते हुए दीपक हल्के हल्के अपनी स्कूटी चलाने लगा और वो घर की तरफ जाने लगा। लेकिन पीछे नीरज अभी उस जंगल के अंदर ही था। वो लड़की आगे चलते चलते काफ़ी अंदर चली गई। नीरज ने उस जगह को देखा और काफ़ी अंधेरा था। इस वजह से उसने उस लड़की को आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या काम है आपको मुझसे? वो लड़की कुछ भी नहीं बोली और वो आगे आगे चलने लगी। फिर नीरज ने कहा कि अगर आपको कोई काम है तो वो मुझसे बता दो, मुझे लेट हो रहा है और मेरा फ्रेंड मेरा बाहर वेट कर रहा है, मुझे घर जाना है। फिर वो लड़की नीरज के करीब आई और उसने नीरज का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि बस थोड़ी दूर और जाना है। और जिस जगह वो दिया रखा हुआ था वो लड़की नीरज को उस जगह तक ले गई। वहाँ ले जाने के बाद उसने नीरज से कहा कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। ये सुनते ही नीरज एकदम चौकन्ना हो गया और उसने कहा कि ये क्या कह रही हो?
वो लड़की पूरे दुल्हन के लिबास में थी, इस वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा घूंघट कर रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अब नीरज को लगा कि शायद ये लड़की किसी गलत इरादे से मुझे इस जंगल में लेकर आई है। नीरज वहाँ से पीछे की तरफ लौटने लगा, लेकिन अचानक ही उस लड़की ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन करके नीरज के कदम वहीं रुक गए। नीरज की वाइफ का नाम सविता था और वो लड़की बोली, मैं सविता हूँ। ये सुन करके नीरज वहीं रुक गया और उसने कहा, अरे सविता, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? और वो उस लड़की के करीब तक बढ़ा तो उस लड़की ने अचानक नीरज के गले में अपने दोनों हाथ डाल करके और नीरज के साथ जैसे रोमांस करने लगी, नीरज से चिपटने लगी। और नीरज कह रहा था, अरे सविता, ये तुम्हें क्या हो गया, यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो नीरज को छोड़ ही नहीं रही थी और नीरज को चूमने लगी। ऐसे चूम रही थी जैसे कि उसने नीरज को पहली बार देखा था। अब नीरज उसे अपने से दूर कर रहा था। वो कह रहा था कि ये क्या कर रही हो सविता? और फिर अचानक ही नीरज ने उस लड़की के चेहरे से उसका घूंघट हटा दिया तो उसने क्या पाया कि वो लड़की एकदम काली, जैसे जली हुई लड़की हो, इस तरीके का उसका चेहरा था। ये चेहरा देखते के साथ ही नीरज जैसे पागल सा हो गया। वो चीखने चिल्लाने लगा और वो उस जगह से भागने लगा, लेकिन वो लड़की नीरज को छोड़ नहीं रही थी। उसने नीरज का हाथ पकड़ा हुआ था। नीरज अपना हाथ किसी भी तरीके से नहीं छुड़ा पा रहा था और फिर उसने एक ही झटके से नीरज को ज़मीन में गिरा दिया और वो नीरज के ऊपर आकर के लेट गई और नीरज के चेहरे को चूमने लगी। नीरज बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और उसके चेहरे से पसीना ही पसीना बह रहा था। नीरज वहाँ से किसी तरीके से उस लड़की को धक्का दे करके खड़ा हो गया और वो 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि उस लड़की ने नीरज का पैर पकड़ के खींच लिया, जिसकी वजह से नीरज का सर एक पत्थर पे लगा और नीरज बेहोश हो गया। काफ़ी देर हो चुकी थी, सुबह के 4 बज गए थे। नीरज के घर वालों को भी नीरज की फिक्र होने लगी थी। नीरज के पिताजी नीरज को ढूंढने के लिए नीरज के फ़ोन पर बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन नीरज वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार वो लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसी खींचातानी में नीरज का फ़ोन जंगल में ही कहीं गिर गया था और नीरज के पास फ़ोन नहीं था। इस वजह से नीरज फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। नीरज के पिताजी कुछ देर बाद नीरज के दोस्त दीपक के घर पहुंच गए और उन्होंने दीपक के पिताजी से बात की और कहा कि नीरज रात से घर नहीं लौटा, क्या दीपक घर पर है? उसके पिताजी ने कहा, हाँ दीपक घर पे ही है। तो नीरज के पिताजी ने कहा कि एक बार आप दीपक से पूछ लीजिए कि नीरज कहाँ है। दीपक के पिताजी ने कहा कि दीपक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रात में आया था, जिसकी वजह से उसे होश नहीं है। आप देख लीजिए, क्या पता नीरज घर पे आ ही जाए। नीरज के पिताजी काफ़ी परेशान थे और उनके कुछ रिश्तेदार भी घर पे ठहरे हुए थे। वो सभी रिश्तेदार और नीरज के पिताजी सुबह 6 बजे तक नीरज को ढूंढते रहे, लेकिन नीरज उन्हें कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद हार तक करके नीरज के पिताजी फिर से दीपक के घर पर आए और अब उन्होंने फिर से दीपक के पिताजी से कहा कि एक बार आप दीपक को उठा दीजिए। फिर दीपक के पिताजी ने कहा, क्या हुआ, अभी तक नीरज घर नहीं लौटा? वो तुरंत गए और जाकर एक गिलास पानी लेकर के दीपक के मुंह पर फेंक कर मारा और दीपक को झंझोड़ करके उठाया और दीपक से कहा कि बताओ नीरज कहाँ है? दीपक ने कहा, मैं और नीरज एक साथ ही बम फोड़ रहे थे, उसके बाद हम दोनों साथ ही निकल गए थे। दीपक अब भी कुछ नशे में ही था, इसलिए दीपक के पिताजी ने एक गिलास पानी और दीपक के मुंह पर मारा और कहा कि पहले होश में आओ, उसके बाद हमें सारी बात बताओ कि तुम कहाँ गए थे और किस जगह से लौटे रात में। फिर दीपक ने अपना चेहरा पोंछा और पोंछते हुए उसने कहा कि हम हाईवे के किनारे बम फोड़ रहे थे रात में और मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की थी। उसके बाद नीरज ने भी अपनी स्कूटी स्टार्ट की थी, लेकिन नीरज ने मुझसे कहा कि उसके पास कुछ बम बचे हुए हैं, वो उनको फोड़ने के बाद ही घर आएगा। दीपक ने ये बात इसलिए बदल दी क्योंकि अगर वो लड़की का नाम लेता तो शायद उसे लग रहा था कि उसका दोस्त फंस जाएगा या वो लोग उन पर शक करेंगे।
इस वजह से उसने बात को बदल दी। और फिर दीपक ने कहा, क्या नीरज अभी तक घर नहीं लौटा? तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं, अभी तक वो घर नहीं लौटा। फिर दीपक फटाक से अपने घर से बाहर निकला और उसने अपनी स्कूटी उठाई। उन सभी लोगों को लेकर के वो उसी हाईवे की तरफ गया। उस हाईवे पर नीरज की स्कूटी अब भी खड़ी हुई थी। सुबह के 7:30 बज चुके थे। वो सभी लोग उस जंगल के अंदर की तरफ जाने लगे। रात में वो जंगल जितना ज़्यादा डरावना लग रहा था, वो सुबह भी उतना ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो लोग उस जंगल के अंदर जाने लगे कि अचानक ही उनको कुछ कदमों के निशान दिखाई पड़े। वो उन्हीं कदमों के निशानों के सहारे अंदर की तरफ जाते रहे। वो जंगल के अंदर काफ़ी दूर तक निकल गए। वहाँ जाने के बाद वो उस जगह पहुँचे जिस जगह नीरज का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था। उन लोगों ने नीरज का मोबाइल फ़ोन उठाया और देखा उसमें 40-50 मिस कॉल थी उसके पापा की और घर के कुछ सदस्यों की। फिर वो वहीं आसपास नीरज को तलाश करने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्हें नीरज बेहोश हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो लोग नीरज को होश में लाने लगे, लेकिन नीरज होश में नहीं आया। वो लोग उसी तरीके से नीरज को वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में नीरज को शाम के वक्त होश आया और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। वो इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था। तभी सभी डॉक्टर वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो समझ गए इसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। उसके घर वालों ने डॉक्टर साहब से पहले ही बता दिया था कि रात में किस तरीके से वो मिसिंग हुआ था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला दिया। लेकिन नीरज को जब भी होश आता था, वो होश आते ही इसी तरीके से चिल्लाने लगता था। देखते ही देखते महीना भर गुजर गया और नीरज इसी तरह चिल्लाता रहता था। कुछ दिनों के बाद नीरज धीरे धीरे शांत होने लगा और अब वो होश में आता था तो वो चिल्लाता नहीं था, बल्कि ऊपर की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाता रहता था। नीरज की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे अपना अगला पिछला कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना नाम तक नहीं पता था। 6 साल तक नीरज का इलाज चलता रहा। 6 साल के बाद नीरज पूरी तरह से तो नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन उसे अपना नाम और अपने घर वालों की पहचान हो गई। और नीरज के साथ जो भी कुछ हादसा हुआ था, वो काफ़ी हद तक सब कुछ जानता था। और फिर नीरज ने सभी लोगों को वो सारी बात बताई जो उस रात नीरज के साथ हुई थी। लेकिन आज भी नीरज पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। नीरज आज भी आसमान की तरफ देख करके हंसता है और उसके बाद कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो पूरा दिन पूरी रात इसी तरीके से करता रहता है। नीरज अपने घर के अंदर भी अकेला नहीं रहता। वो हर जगह किसी न किसी को अपने साथ लेकर ही जाता है। और नीरज आज भी अपना जीवन इसी तरीके से जी रहा है। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।